नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था अथवा महाद्वीपीय योजना के बारे में आज हम बात करेंगे। महाद्वीपीय योजना से क्या अर्थ था? यूरोपीय महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप से इंग्लैंड के व्यापार को रोकना, इंग्लैंड के व्यापार को यूरोप महाद्वीप से प्रतिबंधित करना, इंग्लैंड पूरे यूरोप से व्यापार न कर सके, न ही यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड के साथ कोई व्यापार कर सकें, ऐसी योजना नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार की। इसलिए इस योजना को महाद्वीपीय योजना अथवा महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता है। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। इंग्लैंड के व्यापार को यूरोप की मुख्य भूमि से, अब आप ये भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड है वो भी तो यूरोपीय देश है, लेकिन इंग्लैंड एक द्वीप है, यद्यपि वह यूरोपीय महाद्वीप में आता है। यहाँ पर यूरोप महाद्वीप से अर्थ है जो यूरोप की मुख्य भूमि है इंग्लैंड को छोड़कर, उसके साथ इंग्लैंड के व्यापार को रोकना, प्रतिबंधित करना। कौन करना चाहता था? नेपोलियन यह करना चाहता था। संपूर्ण यूरोप को नेपोलियन पददलित कर चुका था। प्रश्न यहाँ पर है कि क्यों वह इंग्लैंड के व्यापार को रोकना चाहता था। तो नेपोलियन पूरे यूरोप को जीत चुका था। 1805 में ऑस्ट्रिया को, 1806 में प्रशा को, 1807 में रूस को भी पराजित कर चुका था। केवल एक शक्ति, महाशक्ति थी यूरोप की जिसको वह पराजित नहीं कर सका था। वह महाशक्ति थी इंग्लैंड की। बल्कि इंग्लैंड के साथ ट्राफालगर के युद्ध क्षेत्र में, जल युद्ध में उसे पराजित होना पड़ा था और इंग्लैंड के जल सेनापति नेल्सन ने फ्रांस की जल सेना को नष्ट कर दिया था। नील नदी के तट पर यह क्षेत्र था ट्राफालगर, उस क्षेत्र में उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। नेपोलियन केवल एक शक्ति थी इंग्लैंड की, उसको नहीं जीत सका था। तो उसने यह प्रयास किया कि व्यापार के माध्यम से वह इंग्लैंड को नीचा दिखा दे, उसके व्यापार को रोक दे। क्योंकि नेपोलियन ये कहा करता था कि इंग्लैंड है वो दुकानदारों का देश है, कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स, ये नेपोलियन उसके लिए उपमा दिया करता था। 1805 में माउंट गेलार्ड नाम के व्यक्ति ने यह योजना नेपोलियन को दी। इंग्लैंड पर व्यापार के माध्यम से ही आक्रमण करना चाहिए। व्यापार पर आक्रमण का अर्थ मानो इंग्लैंड के हृदय पर आक्रमण करने के समान होगा। और उसने ये योजना नेपोलियन को दी और नेपोलियन ने उसको स्वीकार किया। उसका कहना था नेपोलियन का कि फ्रांस एक आत्मसंतुष्ट राष्ट्र है, लेकिन इंग्लैंड दुकानदारों का देश है। दुकानदार जो भी होगा वह दूसरे पर निर्भर करेगा, ग्राहकों पर निर्भर करेगा, कच्चा माल जहाँ से प्राप्त करेगा उस पर निर्भर करेगा। तो नेपोलियन का मानना था कि फ्रांस आत्मसंतुष्ट राष्ट्र है और इंग्लैंड दूसरों पर निर्भर, व्यापार पर निर्भर देश है, इसलिए उसकी नाकेबंदी की जा सकती है। तो उसने पूरे यूरोपीय महाद्वीप, मुख्य भूमि जिसमें स्वयं फ्रांस था और इंग्लैंड एक द्वीप था, बीच में इंग्लिश चैनल था, तो वह पूरे यूरोप के व्यापार को इंग्लैंड से तोड़ना चाहता था, उसकी नाकेबंदी करना चाहता था। ये व्यापारिक नाकेबंदी ही यूरोप की नाकेबंदी, इसी को महाद्वीपीय योजना कहा गया। कारण क्या था इसका? क्यों नेपोलियन ने ऐसा कार्य किया? कारण, लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या था? महाद्वीपीय योजना के क्या उद्देश्य थे या कारण क्या था? पहला था इंग्लैंड को पराजित करना, इंग्लैंड को झुकाना। इंग्लैंड को पराजित करना जब संभव नहीं हुआ युद्ध के माध्यम से, तो व्यापार के माध्यम से, व्यापारिक नाकेबंदी की नीति अपनाकर इंग्लैंड को वह झुकाना चाहता था। इस कारण से महाद्वीपीय योजना तैयार की गई। दूसरा, इंग्लैंड का बाकी देशों की तुलना में इंग्लैंड जो था मुख्य भूमि में नहीं था, यूरोप के एक द्वीप देश था, इसलिए उस पर नियंत्रण करना आसान नहीं था। क्योंकि एक द्वीप था इसलिए जल सेना से वह घिरा हुआ था और इंग्लैंड की जल सेना
विश्व की अजेय जल सेना थी, एक नंबर की सेना थी, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो इंग्लैंड जो था वो एक द्वीप देश था, उस पर थल युद्ध के द्वारा, जिसमें नेपोलियन को महारत हासिल थी, वह आक्रमण नहीं कर सकता था। जल माध्यम से होकर उसको जाना था। तो उसने यह जान लिया था कि इंग्लैंड पर आक्रमण करना संभव नहीं है, इसलिए उसने ये नीति अपनाई। तीसरा, इंग्लिश जल सेना की अजेयता। इंग्लैंड की जल सेना अजेय थी, उसको कोई परास्त नहीं कर सका था, बल्कि उसने, इंग्लैंड की जल सेना ने, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, नेल्सन जो वहाँ का जल सेनापति था, उसने फ्रांसीसी जल सेना को नष्ट कर दिया था। अगला उद्देश्य या कारण था अंग्रेजी व्यापार को नष्ट करना। इंग्लैंड को वह दुकानदारों का देश मानता था, उसके व्यापार को नष्ट करना चाहता था। ये कारण था या उद्देश्य था। इंग्लैंड को संधि हेतु मजबूर करना, बिना युद्ध किए इंग्लैंड को घुटने पर ला देना चाहता था, और इसी के लिए व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहा था। और उसका सोचना था कि इंग्लैंड को जब अत्यधिक व्यापारिक क्षति होगी, व्यापार उसका पूरा समाप्त हो जाएगा, तो वह संधि की याचना करेगा और तब उसको मजबूर कर उसको पराजित कर सकेगा। ये नेपोलियन की इच्छा थी। और अंग्रेज़ों का व्यापार प्रधान होना या इंग्लैंड का व्यापारी देश होना, ये एक कारण था जिस कारण से उसको इस तरह से झुकाने का प्रयास, व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर नेपोलियन ने किया। महाद्वीपीय योजना के लिए नेपोलियन ने कई आदेश जारी किए। पहला आदेश उसने जारी किया जो बर्लिन आदेश, या कुछ किताबों में आपको बर्लिन घोषणा के नाम से मिलेगा। ये 21 नवंबर 1806 को नेपोलियन के द्वारा जारी किया गया था। इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों से व्यापार को निषिद्ध कर दिया गया, इंग्लैंड के साथ व्यापार को निषिद्ध कर दिया। दूसरा, अंग्रेज जहाज आएँ तो उन्हें जब्त कर लिया जाए। किसी भी देश में अंग्रेजी जहाज यदि व्यापार के उद्देश्य से आते हैं तो उनको जब्त कर लिया जाए, ये दूसरी बात थी इसमें। तीसरा था इंग्लैंड के लोगों या व्यापारियों को गिरफ्तार किया जाए। जहाँ भी कहीं व्यापारी हों, लोग हों, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी सब संपत्ति जब्त कर ली जाए। तटस्थ राष्ट्र भी अपने बंदरगाहों से अंग्रेजी माल न उतरने दें। ये उसने 5 निर्देश या आदेश जारी किए। दूसरा था वारसा का आदेश। 25/1/1807 को वारसा नाम के स्थान से उसने यह आदेश जारी किया। पश्चिम जर्मनी के समस्त नगरों में अंग्रेजी माल जब्त किया। प्रसा और हनोवर के तट पर जो बंदरगाह थे उन पर उसने पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। अन्य सभी देश योजना में शामिल हों जो शामिल नहीं हुए थे, ये कहा, अन्यथा शामिल नहीं होंगे, अन्यथा की स्थिति में बल प्रयोग किया जाएगा, बाध्य होगा नेपोलियन, ये उसने कहा। रूस, प्रसा, डेनमार्क ने डर कर उसके आदेश माने, घोषणा को स्वीकार किया और पालन करने का वचन दिया। वारसा के आदेश के बाद तीसरा आदेश जारी किया उसने, मिलान का आदेश। मिलान नगर से 17/12/1807, उसी साल, ये दिसंबर में, 1 जनवरी में हुआ था, ये दिसंबर में, जो जहाज अंग्रेज़ों के बंदरगाह में जाएंगे अथवा उनको तलाशी लेने देंगे उन्हें जब्त किया जाएगा। दूसरी बात थी, अंग्रेजी माल पर 50% आयात कर लगा दिया। मजबूरी में अगर लेना पड़े कहीं पे तो 50% आय कर घोषणा कर दी कि अगर लेना पड़े तो 50% आय कर उस पर लगाया जाए। सभी देश ऐसा करें ताकि अंग्रेजी माल कोई ले ही ना, 1.5 गुनी उसकी कीमत हो जाएगी। 100% तो खुद की कीमत और 50% आयात कर लग गया तो 1.5 ही कीमत हो जाएगी, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए उसने ऐसा आदेश जारी किया। और अंतिम आदेश था फातेब्लू शहर से, अक्टूबर 1810, जब्त अंग्रेजी सामान जला दिए जाएं, अवैध व्यापार पर कठोर दंड लगाए जाए। पृथक न्यायालय उसने स्थापित कर दिया और कठोर दंड देने का प्रावधान किया। जब इस तरह के आदेश, 4 आदेश नेपोलियन ने जारी किए, स्वाभाविक है उसके विरोध में
इंग्लैंड भी कुछ कदम उठाएगा। तो इंग्लैंड के व्यापारिक आदेश ऑर्डर इन काउंसिल के रूप में, ऑर्डर इन काउंसिल के रूप में आदेश पारित किए इंग्लैंड की संसद ने। पहला था, फ्रांस अथवा उसके साथ उपनिवेशों का माल जब्त किया जाएगा, जब्त होगा। दूसरा, जो जहाज फ्रांस या उसके उपनिवेश या उनके मित्रों से संबंधित हैं वो वापस चले जाएं, समुद्र में ना आएं, अथवा इंग्लैंड के बंदरगाह में अपनी उपस्थिति दें, उसके बाद वो व्यापार कर सकते हैं। तीसरी बात थी, तटस्थ देश यूरोपीय माल इंग्लैंड लाएं, फिर अन्य जगह पर जाएं। उनको इंग्लैंड जाना जरूरी था। जो तटस्थ देश थे उनके लिए आदेश था कि पहले वो इंग्लैंड आएं, चेकिंग कराकर फिर वहाँ से वो व्यापार करें। चौथी बात थी, तटस्थ जहाज जांच कराएं। तटस्थ देशों के जो जहाज हैं वो जांच कराएं। ये चेक किया जाता था कि कहीं उसमें फ्रांसीसी माल तो नहीं है, ये चेक कराने के लिए। और विरोध किसी अगर जहाज ने किया, तटस्थ देश के किसी जहाज ने या लोगों ने, तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। ब्रिटेन से व्यापार करने वाले तटस्थ देशों से चुंगी कम ली जाएगी, ये घोषणा की गई। और उसी प्रकार से ब्रिटेन से व्यापार करने वाले तटस्थ देशों को सारी सुविधाएं इंग्लैंड मुहैया कराएगा, उनको संरक्षण देगा, उनकी सुरक्षा करेगा, चुंगी कम लगाएगा। ये प्रोत्साहित करने के लिए कि तटस्थ देश उसके साथ व्यापार में संलग्न रहें। इंग्लैंड ने ये व्यापारिक आदेश ऑर्डर इन काउंसिल के द्वारा जारी किए। 6 उसमें मुख्य आदेश थे। इस तरह से जब इंग्लैंड का प्रतिरोध सामने आया, नेपोलियन ने अपने प्रयास किए ताकि यह योजना सफल हो सके। पहला, उसने रूस के साथ टिल्टिस की संधि की थी 1807 में। वहीं से रूस ने उसका साथ देने का वचन दिया। स्पेन पर उसने अधिकार किया, उसके अधिकांश भागों पर, क्योंकि स्पेन स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए पोप को उसने बंदी बना लिया, पोप के राज्य पर अधिकार किया, क्योंकि पोप तटस्थ रहना चाहता था। इसलिए धर्मगुरु होने के बावजूद, यूरोप का प्रधान या ईसाई जगत का प्रधान होने के बावजूद उसको उसने चेतावनी दी। जब पोप सहमत नहीं हुआ तो उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसको बंदी बना लिया। ये उसका गलत कदम था। उसका कारण ये था कि अधिकांश जनता कैथोलिक थी और पोप का धार्मिक सम्मान था। उसका विरोध फ्रांस में भी बहुत बढ़ा, क्योंकि फ्रांस स्वयं कैथोलिक राष्ट्र था। लेकिन नेपोलियन ने किया। स्वीडन को पराजित करना 1808 में, रूस की ओर से भी दबाव डलवाया कि फिनलैंड को वह छीन ले रूस। इस तरह से स्वीडन को मजबूर किया। ऑस्ट्रिया पर दबाव डाला, 28/2/1808 को संधि करके मजबूर किया मानने के लिए इस संधि को या महाद्वीपीय योजना को। पुर्तगाल पर उसने आक्रमण किया मना करने पर। वहाँ का राजा ब्राज़ील भाग गया और वहाँ पर उसने लागू किया। नेपोलियन ने प्रसा पर दबाव डाला और संधि की, वहाँ लागू कराया। हॉलैंड का फ्रांस में विलय करा दिया, क्योंकि यहाँ का राजा जो था लुई बोनापार्ट, वो नेपोलियन बोनापार्ट का छोटा भाई था, किंतु वह भी वहाँ लागू ना करा सका। इसलिए नेपोलियन ने फ्रांस में हॉलैंड का विलय करा दिया। डेनमार्क जो था वो पहले से ही अधिकृत था, उसने इस नीति को स्वीकार किया। इस तरह से नेपोलियन ने अनेक युद्ध लड़े, आक्रमण किया, दबाव डाला और इस योजना को दबाव डालकर लागू कराने का प्रयास किया। इस तरह से इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने कार्य किए। अब हम देख लेते हैं कि महाद्वीपीय योजना जो इसने लागू करने की कोशिश की, उसके क्या परिणाम हुए। बड़े दूरगामी परिणाम हुए। पहला था, यूरोपीय राष्ट्रों को कष्ट, सभी राष्ट्रों को कष्ट हुआ, स्वयं फ्रांस को भी। दैनिक उपयोग की वस्तुएं कम पड़ गईं, सारी चीज़ों की। कुछ व्यापार में, कुछ एक व्यापार में तो इंग्लैंड का एकाधिकार था, कॉफ़ी के, जैसे शक्कर के लिए, चीनी के लिए, जिसमें उसका एकाधिकार था। उन वस्तुओं की लगातार कमी होती रही, तो यूरोपीय राष्ट्रों को, सभी राष्ट्रों को कष्ट हुआ। दूसरा, इंग्लैंड के व्यापार में बहुत कमी आई। क्या हुआ वहाँ? अनाज महंगा हो गया, क्योंकि अनाज का उत्पादन इंग्लैंड में, खाद्यान्न का उत्पादन कम होता था। कारखाने बंद होने लगे, तैयार माल इकट्ठा हो गया, बेकारी में वृद्धि हो गई, कच्चा माल कम पड़ने लगा। और जो कच्चा माल था, जो तैयार हो गया था, कच्चे माल से तैयार माल हो गया था, वो भी इकट्ठा हो गया, तो
तो कारखाने इस तरह से बंद होने लगे। तो इंग्लैंड के व्यापार में बहुत कमी आई। तटस्थ देशों को व्यापारिक हानि हुई। तटस्थ देश कौन से थे? हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। यहाँ के तो उद्योग बंद हो गए, क्योंकि ये किसी भी तरफ नहीं जा सकते थे। अगर इंग्लैंड के पक्ष में जाएं तो तकलीफ, अगर वो फ्रांस के पक्ष में जाएं तो तकलीफ। तो यहाँ भी बड़े कष्ट के साथ व्यापार हुआ और व्यापारिक कंपनियां, उद्योग बंद होने लगे। फ्रांस सहित सहयोगियों को हानि हुई। फ्रांस को भी हानि हुई, रूस को, ऑस्ट्रिया, प्रसा जो इसके सहयोगी थे फ्रांस के, यहाँ भी व्यापारिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। दैनिक उपयोग की वस्तुएं कम हो गए, कच्चा माल भी कम हुआ, तैयार माल भी कम हो गया। तो फ्रांस सहित सहयोगी राष्ट्रों को भी कष्ट उठाना पड़ा। कीमतों में वृद्धि हुई प्रतिबंधों के कारण, क्योंकि वस्तु की उपलब्धता कम हो गई। कीमत या मूल्य का नियम है कि वस्तु की उपलब्धता, आपूर्ति अगर कम हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। वस्तु की आपूर्ति अधिक हो जाए, पूर्ति अधिक हो जाए तो अपने आप कीमत कम हो जाती है। तो यहाँ पर वस्तु की उपलब्धता कम हो गई, इस कारण से कीमतें पूरे यूरोप में तेजी से बढ़ने लगीं। आम जनता को कष्ट हुआ। नेपोलियन का विरोध न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोपीय क्षेत्र में शुरू हो गया, क्योंकि सभी को कष्ट का कारण नेपोलियन ही दिखता था। उनको किसी योजना से, महाद्वीपीय योजना से लेना देना नहीं था। लेना देना तो केवल नेपोलियन को या फ्रांस को था। इस कारण से नेपोलियन का विरोध शुरू हुआ। अवैध व्यापार शुरू हो गया। कहवा, चाय और शक्कर तीनों के व्यापार में ब्रिटेन का एकाधिकार था। स्वयं नेपोलियन ने कॉफ़ी, ओवरकोट, जूते और चीनी इंग्लैंड से मंगवाए। जो स्वयं प्रतिबंध लगा रहा था उसने स्वयं चोरी छिपे ये काम किया। नेपोलियन विरोधी संगठन बन गया। रूस ने पहले विरोध किया, फिर प्रसा, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, इटली और इंग्लैंड ने इनका नेतृत्व किया। इस तरह से एक सशक्त गुट उसके खिलाफ खड़ा हो गया। बड़े और विनाशक युद्ध हुए। प्रायद्वीपीय युद्ध जो प्रसिद्ध है, संगठन की हमने चर्चा की। इस संगठन ने इनके खिलाफ घनघोर युद्ध किया, भीषण युद्ध हुआ नेपोलियन के साथ। तो इस तरह से बड़े और विनाशक युद्धों में उलझ गया। बेरोजगारी में पूरे यूरोप में वृद्धि हो गई। कारखाने बंद होने लगे, मजदूर बेरोजगार होते रहे, तो बेरोजगारी में वृद्धि हुई। इंग्लैंड में सुधारों की मांग शुरू हुई। आर्थिक सुधार की मांग शुरू हुई, संसदीय सुधारों की मांग शुरू हुई। गरीबों ने मांग उठाई, बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई, कारखाने बंद होने लगे। तो इंग्लैंड में भी सुधारों की मांग इस प्रकार से शुरू हुई। तो ये इसके परिणाम थे। अब हम देखेंगे महाद्वीपीय योजना की असफलता। असफल हुई ये योजना, सफल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई सफल? पहला, अवैध व्यापार या तस्कर व्यापार, चोरी छिपे अवैध तरीके से जो व्यापार हो रहा था उसके कारण यह योजना असफल हो गई। इससे इंग्लैंड का सामान निर्यात होता रहा, आयात भी वहाँ पर होता रहा, रोका इसको नहीं जा सका। तो अवैध व्यापार के कारण। दूसरा था ब्रिटेन की जल शक्ति। इंग्लैंड की जल शक्ति उस समय विश्व में एक नंबर पर थी, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। और क्योंकि व्यापार इस समय जलमार्ग से ही होता था, इसलिए ब्रिटेन अपने व्यापार को संरक्षित करने में सफल रहा। प्रमुख कारण ब्रिटेन की जल शक्ति थी। तीसरी बात थी इंग्लैंड की आपूर्ति शक्ति। गजब की थी इंग्लैंड की आपूर्ति शक्ति। सभी माल जो उत्पादन उसके यहाँ होता हो या अन्य देशों में होता हो, उनको प्राप्त करके भी वह व्यापार करता था, और जिन चीज़ों का उत्पादन उसके यहाँ था उसकी भी आपूर्ति करता था। पूरा यूरोप, और यूरोप ही ना कहें पूरा विश्व, एक तरह से इंग्लैंड की आपूर्ति शक्ति की गुलाम थी। सारे सामान यहाँ से वहाँ तक ले जाना, और जो उत्पादन उसके यहाँ हो उसकी आपूर्ति वो करता ही था। तो आपूर्ति शक्ति के कारण सभी निर्भर थे इंग्लैंड के ऊपर, इसलिए चोरी छिपे वो व्यापार करते ही रहे। फ्रांस के मित्रों की अप्रतिबद्धता। रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया उसके मित्र थे, ये प्रतिबद्ध नहीं थे। रूस ने ही विद्रोह शुरू किया, फिर प्रसा और ऑस्ट्रिया ने उसका साथ दिया। फिर दुश्मन तो दुश्मन थे ही, जब मित्र ही दुश्मनी का काम करने लगे तो फिर दुश्मनों की ज़रूरत थी नहीं, दुश्मन भी आके मिल गए और सारे मित्र हो गए, और एक बड़ा संगठन नेपोलियन के खिलाफ खड़ा हो गया। तो फ्रांस के मित्रों की अप्रतिबद्धता के कारण ऐसा हुआ। इंग्लैंड हेतु अनाज पर प्रतिबंध न लगाना। यद्यपि ये
अमानवीय कार्य था, लेकिन नेपोलियन अगर ऐसा करता तो इंग्लैंड भूखों मर जाता। वहाँ अनाज का उत्पादन बहुत कम था। सारे के सारे कृषक व्यापार में लग गए थे, उद्योग में लग गए थे, क्योंकि व्यापार और उद्योग से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, ये आप भी जानते होंगे। तो इस कारण से अनाज का उत्पादन वहाँ कम था, लेकिन नेपोलियन ने यह कृत्य नहीं किया, अनाज पर प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए यह योजना सफल नहीं हो सकी। फ्रांसीसी जल शक्ति का सीमित होना, मुख्य व्यापार जल क्षेत्र में था, समुद्र में था। इंग्लैंड की जल सेना समुद्र में प्रबल थी, जबकि फ्रांसीसी जल सेना कमजोर थी, इसलिए वह संरक्षण नहीं दे पाई और न ही अपने व्यापार की रक्षा कर पाई। इस कारण से, और क्योंकि इंग्लैंड की जल सेना प्रबल थी, इसलिए वो सफल हुए, फ्रांसीसी असफल हुए। तटस्थ देश भी एक कारण थे। पुर्तगाल, स्वीडन, पोप ये तटस्थ थे। इन देशों के कारण भी इंग्लैंड की व्यापार को अत्यधिक नुकसान नहीं हुआ। तटस्थ देशों ने उसकी कमी को पूरा किया। इस तरह से तटस्थ देशों के कारण भी ये योजना असफल हुई। पोप को बंदी बनाना बहुत बड़ी भूल थी। स्वयं फ्रांस में उसका ज़बरदस्त विरोध होना शुरू हो गया। कारण ये था कि वहाँ की जनता भी ज़्यादातर कैथोलिक थी, अन्य कैथोलिक राष्ट्रों की संख्या भी ज़्यादा थी। इस कारण से, और पोप का सम्मान पूरे ईसाई जगत में था, उसको बंदी बनाकर इसने भूल की। इस कारण से धार्मिक लोगों ने, खासकर जो कट्टर धार्मिक थे, उन्होंने जमकर विरोध करना नेपोलियन का शुरू कर दिया। अगला था अव्यावहारिक योजना थी। संपूर्ण यूरोप पर वह नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन जल सेना कमजोर थी। बिना जल सेना के पूरे यूरोप में समुद्र से व्यापार हो रहा था, कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं? फिर अन्य देश आपके हित के लिए क्यों कार्य करेंगे? लक्ष्य आपका है इंग्लैंड को पराजित करना, अन्य देशों का तो नहीं था। उन देशों का अपना हित था, वो अपने हित को त्याग कर आपके हित में कार्य क्यों करेंगे? नेपोलियन इस बात को नहीं समझ पाया और उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, शक्ति के माध्यम से करने की कोशिश की। लोगों ने उसके सामने हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन पीछे जाकर वो व्यापार इंग्लैंड से करते ही रहे। तो इस तरह से ये योजना व्यावहारिक योजना नहीं थी। जल शक्ति को प्रबल होना था, फ्रांस की आपूर्ति शक्ति को बढ़ाना था, ये सब काम उसने किया ही नहीं। इस तरह से उसकी योजना अव्यावहारिक थी। रचनात्मक नीति की कमी, मात्र निषेध उसने लागू किया। इंग्लैंड से व्यापार नहीं करना है, तो इंग्लैंड से जो वस्तुएं आती थी अन्य देशों में, उसकी पूर्ति फ्रांस को करनी चाहिए थी। रचनात्मक कार्य भी करना था, लेकिन उसने रचनात्मक कार्य नहीं किया। उसने केवल निषेध निषेध कि आपको ये व्यापार नहीं करना है। अब जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उनकी थी, चीनी की आवश्यकता थी, कॉफ़ी की लोगों को आदत थी, वो उनको चाहिए था, किसी प्रकार से मिले। अगर फ्रांस देता तो सफल हो जाता। तो फ्रांस ने रचनात्मक नीति नहीं अपनाई, नेपोलियन ने, इस कारण असफल रहा। स्पेन, पुर्तगाल का इंग्लैंड को समर्थन, स्पेन और पुर्तगाल ने लगातार इंग्लैंड को समर्थन दिया, इसलिए इंग्लैंड सफल रहा और फ्रांस या नेपोलियन असफल हुआ। रूस का विरोध, प्रमुख मित्र था उसका, और रूस ने ही विरोध शुरू किया और बाकी उसके साथ हो गए। इस तरह से योजना इसकी असफल हुई। इसने बल प्रयोग किया। किसी पर भी आप बल का प्रयोग करते हैं, सामने वह झुकता है, लेकिन पीछे वह आपके विरोध में काम करेगा, और यही बात नेपोलियन समझ नहीं पाया। बार बार उसने बल का प्रयोग किया। ऊपर ऊपर सब उसके साथ थे, भीतर भीतर सब ने उसका विरोध किया और इंग्लैंड का साथ दिया। तो बल प्रयोग से की नीति लगातार कभी भी सफल नहीं हो सकती। इस बात को नेपोलियन नहीं समझ पाया, इसलिए असफल रहा। इंग्लैंड की औपनिवेशिक शक्ति, लोग ये समझते रहे कि वह केवल यूरोप पर निर्भर करता है, जबकि वह यूरोप पर मुख्यतः निर्भर नहीं था। उसकी मुख्य शक्ति थी औपनिवेशिक। उपनिवेश से वह कच्चा माल प्राप्त करता था और वहाँ पर अत्यधिक व्यापार करता था, अत्यधिक लाभ वहाँ पर कमाता था। एशिया, अफ्रीका में उसके विस्तृत उपनिवेश थे, ये उसकी मुख्य शक्ति थी। नेपोलियन ने गलत अनुमान लगाया कि यूरोपीय में अगर महाद्वीपीय व्यवस्था वह लागू कर देगा तो उसके बाद इंग्लैंड पंगु हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उपनिवेशों का साथ उसको लगातार मिलता रहा। और क्योंकि इंग्लैंड के उपनिवेश थे, इसलिए सीधे वहाँ कोई हस्तक्षेप नेपोलियन नहीं कर सकता था। यूरोपीय देशों की इंग्लैंड पर निर्भरता थी। आपूर्ति शक्ति के कारण वो लगातार यूरोपीय देश इंग्लैंड पर निर्भर करते थे, इंग्लैंड यूरोपीय देशों पर निर्भर नहीं था। इस कारण से यह योजना असफल हुई। इंग्लैंड से आयात तो बंद कर दिया गया, लेकिन निर्यात
इंग्लैंड को होता रहा। अपने लाभ के लिए ये इंग्लैंड को माल भेजते रहे, उसमें अनाज भी शामिल था। इस कारण से भी ये असफल हुआ। फ्रांस द्वारा या नेपोलियन के द्वारा इंग्लैंड से सामानों का आयात किया गया, कॉफ़ी, ओवरकोट, जूते और चीनी। स्वाभाविक है इसकी जानकारी यूरोप के देशों को भी हुई। उन्होंने भी उसी नीति को अपनाया और इस कारण से योजना अंततः असफल रही। तो ये महाद्वीपीय योजना की असफलता के कारण थे। अंत में हम देखेंगे निष्कर्ष। पहली बात, अव्यावहारिक योजना थी। सिद्धांत तो सही था लेकिन व्यवहार में गलत था। अन्य देश आपके हित के लिए कार्य क्यों करेंगे? फ्रांस के हित के लिए कार्य क्यों करेंगे? महाद्वीपीय योजना फ्रांस की थी, जबकि अन्य देशों के अपने हित भी थे। जल सेना आपके पास सशक्त है नहीं और आप जल व्यापार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। बिल्कुल अव्यावहारिक योजना थी, तो इस कारण से असफल हुई थी। प्रतिशोध की शक्ति पर यह योजना आधारित थी। प्रतिशोध और शक्ति के ऊपर बदला लेना चाहता था नेपोलियन। भावना ही गलत थी, वहाँ से शुरुआत थी, नींव ही गलत थी। और शक्ति पर आधारित करके योजना को लागू करना चाहता था। इन देशों से मिलकर योजना बनाना था, उनसे मिलकर अगर वो तैयार होते तभी योजना लागू होती। तो प्रतिशोध के ऊपर पहली गलती और शक्ति के ऊपर, बल प्रयोग के ऊपर उसने योजना को चलाने की कोशिश की। यह कभी भी सफल नहीं होता है। इतने बड़े क्षेत्र में बल प्रयोग के द्वारा योजना को लागू नहीं किया जा सकता था। इंग्लैंड की आपूर्ति शक्ति गजब की थी और जल सेना, इन दो कारणों से मुख्य रूप से फ्रांस असफल हुआ था। एक तो उसकी आपूर्ति शक्ति इंग्लैंड की थी, उसके लिए कोई काम फ्रांस ने किया नहीं। और जल सेना सशक्त थी इंग्लैंड की, उसको टक्कर देने की शक्ति फ्रांस में नहीं थी। और व्यापार जल क्षेत्र में ही था, इसलिए सफलता की कोई गुंजाइश फ्रांस के लिए या नेपोलियन के लिए नहीं थी। नेपोलियन विरोधी संगठन तैयार हुआ, परिणाम स्वरूप अब भीषण युद्ध लड़े गए। प्रायद्वीपीय युद्ध में वह फंसा। रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, इटली, इंग्लैंड, स्पेन और पुर्तगाल भी इसमें शामिल हो गए। और इस प्रकार के भयानक युद्धों के कारण अंततः नेपोलियन का पतन भी हुआ। इस संदर्भ में मैडलिन ने लिखा है कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था उसके पतन के नाटक में मुख्य दुखांत घटना थी।